नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्यावन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर NOU पटना। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सैयद वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे का चैप्टर लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। लोदी वंश 1451 से 1456 ईस्वी तक चलता है और लोदी वंश के जो संस्थापक होते हैं वो बहलोल लोदी होते हैं। लोदी का मतलब होता है जाति। लोदी एक जाति था और ये बहलोल लोदी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को सुल्तान बनते हैं और इनका शासन जो काल होता है वह 1489 ईस्वी तक होता है, अर्थात 38 वर्षों का। अर्थात ये जो बहलोल लोदी होते हैं वह 38 वर्षों तक शासन करते हैं। और देखा जाए तो सल्तनत काल जो 1206 ईस्वी में शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से, और सल्तनत काल का अंत होता है 1526 ईस्वी में। तो इतने सारे पीरियड में, मतलब पूरे सल्तनत काल में हम देखें तो बहलोल लोदी का शासन काल जो है सबसे लंबा शासन काल इनका चलता है, 38 सालों का। अब आइए पुनः इनका देखें तो इनके पितामह का नाम बहलोल लोदी के पितामह यानी दादा का नाम मलिक बहराम था और इनके पिता का नाम मलिक काला था, मलिक काला। और इसके अलावा इनके चाचा का नाम मलिक सुल्तान शाह था, जिन्हें इलम खां के भी नाम से जाना जाता था, इलम खां के भी नाम से जाना जाता था। और ये जो पिता इनके थे मलिक काला की जो मृत्यु थी वह मृत्यु हो गई थी उस समय में जब बहलोल लोदी गर्भ में था, यानी बहलोल लोदी के गर्भ में रहने के समय में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और उनका लालन पालन जो है उनके चाचा मलिक सुल्तान शाह अथवा इलम खां ने किया था, उनका लालन पालन। और ये बहलोल लोदी जब गद्दी पर बैठते हैं तो उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी, यानी दिल्ली सल्तनत पर बैठते ही यह गाजी की उपाधि धारण की थी। और पहले ही हम जान चुके हैं, कई वीडियो में, कई कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है कि गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। अब आइए इनके थोड़े से व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, बहलोल लोदी के बारे में। तो इनका व्यक्तित्व जो था वह अच्छा था, ईमानदार था। ये ईमानदार थे, मिलनसार थे और गरीबों की सहायता करने वाले थे। साथ ही बहलोल लोदी जो है जब उनसे कोई मिलने जाता था, उनके पास जाता था, तो वो खुद गद्दी पर से उठकर खड़ा हो जाते थे। तो इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व एक अच्छे इंसान का था बहलोल लोदी का। और ये अफगान शासक थे। पूरे दिल्ली सल्तनत काल में देखें तो यह प्रथम अफगान जो है साम्राज्य के शासक होते हैं, यानी पूरे दिल्ली सल्तनत काल में जो है ये लोदी जो है, ये लोदी वंश जो है यह अफगान साम्राज्य का होता है। और ये अफगान जो है ये साहुरवेल एक शाखा थी, उसी शाखा के ये होते हैं बहलोल लोदी या लोदी वंश। पुनः हम देखें तो सरकी सुल्तान जो थे, सरकी सुल्तान जिनका जौनपुर में शासन था, महमूद शाह, उनका विवाह जो था वह सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आदिल शाह के साथ हुई थी। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि सैयद वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वह अलाउद्दीन आदिल शाह होते हैं और उनके बाद जो है पुनः जो है ये शासन आता है इनका और उनका शासन खत्म हो जाता है सैयद वंश का। तो ये अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आदिल शाह और उनकी पुत्री जो थी बीबी राजी से
महमूद शाह की विवाह हुआ था। और आपने देखा कि अलाउद्दीन आदिल शाह जो थे वो सुदूर क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, गद्दी को छोड़कर, शासन को छोड़कर वो बंदायूं चले जाते हैं अलाउद्दीन आदिल शाह। तो इस वजह से जो है उनकी पुत्री बीबी राजी, जिनका विवाह जो है महमूद शाह के साथ हुआ था, वो काफ़ी नाराज होती है बीबी राजी, और अपने पति से कहती है कि इसका बदला जो है मेरे पिता को अपदस्थ जो किया गया उसका बदला जो है लेना है। और ये जो बहलोल लोदी के खिलाफ जो है एक आक्रमण होता है, महमूद शाह जो है एक बड़ी सेना के साथ बहलोल लोदी पर आक्रमण करते हैं, और पानीपत के नज़दीक में जो है एक युद्ध दोनों के बीच में होता है। पानीपत के पास एक स्थान था नरेला स्थान पर, पानीपत के निकट नरेला स्थान पर जो है युद्ध होता है। और वीरता के साथ इससे महमूद शाह के जो सेनापति होते हैं वह एक अफगान होते हैं, और उनका नाम जो होता है वह दरिया खां था। यानी उनके अफगान सेनापति जो थे वो दरिया खां, वो काफ़ी एक अच्छे कुशल सेनापति थे, और उनके नेतृत्व में वीरता के साथ युद्ध लड़ा जाता है। और ऐसा लगता है कि जो है उनकी विजय हो जाएगी, लेकिन उसी समय में और यानी महमूद शाह की विजयी हो जाएगी और बहलोल लोदी की जो है हार हो जाएगी। तो बहलोल लोदी जो है क्या करता है, वह एक कूटनीतिक चाल चलता है, और महमूद लोदी के जो हैं महमूद शाह के जो सेनापति थे, जो अफगानी था दरिया खां, उसको खुद की सेना में शामिल कर लेता है, और दरिया खां को जो है अपनी सेना में शामिल करके, और उनके नेतृत्व में जैसे ही वो दरिया खां जो है यह बहलोल लोदी के सेना में शामिल होता है, और उनका सरकी की सेना, ये महमूद शाह जो थे वो सरकी के सुल्तान थे, तो वो जो है टूट जाती है, उनकी सेना जो है टूट जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि महमूद शाह की जो विजयी होने वाली है वो हार में तब्दील हो जाती है, और बहलोल लोदी की जीत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जौनपुर जो है जहाँ के शासक थे महमूद, तो जौनपुर भी अब दिल्ली सल्तनत में शामिल हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखें तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद यह पहला शासक था बहलोल लोदी, जो साम्राज्य के हिस्सा से जो टूटा हुआ भाग था या कोई छोटा हिस्सा जो था वह टूटकर अलग हो गया था, उसको वो पहली बार मतलब शामिल करता है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम देखते हैं कि कोई भी शासक जो है अपने साम्राज्य के छूटे हुए टूटे हुए भाग जो उनसे अलग हो जाते हैं या स्वतंत्र हो जाते हैं, उसको अलग या मतलब उनको शामिल करने की कोशिश नहीं करता है। तो ये बहलोल लोदी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ऐसा होता है, जो कि उसको शामिल कर देता है जौनपुर को, जो उनका अभिन्न पहले का ये भाग था उनके साम्राज्य का। पुनः हम देखें तो वह ग्वालियर के विरुद्ध भी अभियान चलाता है, और ग्वालियर के जो है शासक जो होते हैं उनके विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया जाता है उनके द्वारा। और जब वो ग्वालियर से लौट रहे होते हैं, लौटते समय ही उनकी जो है उनको लू लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। लू लगने से वो बीमार पड़ जाते हैं बहलोल लोदी, और उनकी जो है मृत्यु हो जाती है 12 जून 1489 ईस्वी में। 12 जून 1489 ईस्वी में मिलावली एक जगह था, स्थान था। तो ये मिलावली नामक स्थान पर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है बहलोल लोदी का। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासन करने वाला शासक बहलोल लोदी था, और जिनका शासन जो है 38 सालों तक चलता है, उनका शासन
समाप्त हो जाता है। पुनः हम इनके कार्यों को कुछ देखते हैं, बहलोल लोदी की क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इनके महत्वपूर्ण जो कार्य थे वह थे, उन्होंने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था बहलोली सिक्के, जिनका नाम था बहलोली सिक्के। यानी इनके द्वारा जो है एक सिक्का चलाया गया था जिसका नाम था बहलोली सिक्के। और यह जो बहलोली सिक्का होता है वह उस समय से चलते रहता है, और उसके बाद जो है बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, तो उन सब के शासनकाल में भी ये बहलोली सिक्के चलते रहे। और अकबर के समय में फिर पुनः इसमें बदलाव आता है सिक्के में, और दूसरा सिक्का चलता है। पुनः यह हम देखें तो यह जो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी होते हैं, वो हिंदू के प्रति उदार रहते हैं, उनमें जरा से भी कटुता नहीं रहती है। इसके अलावा जो है उनके सरदारों में कई प्रतिष्ठित हिंदू भी थे। यानी ये बहलोल लोदी है एक धार्मिक सहिष्णु शासक था, सुल्तान था, और अपने वो जो है दरबार में हिंदू सरदारों को भी प्रतिष्ठित पद प्रदान किए थे बहलोल लोदी ने। और ये बहलोल लोदी जो थे उनके दरबार में जब कोई जाता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था, यानी उन्हें निराश नहीं करते थे ये बहलोल लोदी। तो इस प्रकार के ये काफ़ी उदार और धर्म सहिष्णु शासक थे बहलोल लोदी। और पुनः इनके समय में हम देखें तो जो हिंदू प्रतिष्ठित सरदार थे, प्रतिष्ठित हिंदू सम्राट थे, उनमें राय कर्ण सिंह और राय दादू थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है बहलोल लोदी का शासनकाल जो है 1451 से 1489 ईस्वी तक चलता है, जो पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक था। पुनः आइए हम देखते हैं कि लोदी वंश में कौन सा दूसरा शासक हुआ। तो उसके बाद जो है बहलोल लोदी का जो पुत्र है वह सिकंदर लोदी गद्दी पे बैठता है, सिकंदर लोदी। और उनका शासनकाल जो था वह 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक था। और सिकंदर लोदी का मूल जो नाम था वह निजाम खां था। यानी सिकंदर जो लोदी था उसका मूल नाम जो था वह निजाम खां था। और उसकी माँ का जो नाम था वह जयवंद, उनकी माँ का नाम था जो जयवंद था। और वो जयवंद जो थी एक सुनार की पुत्री थी। यानी कि सिकंदर शाह की माँ जो थी एक हिंदू थी जिनका नाम जयवंद था, और वह सुनार की पुत्री थी। और हम देखें तो सिकंदर लोदी की बात करें तो वह बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में से सबसे योग्य था। यानी सिकंदर लोदी जो था वह सबसे योग्य था 9 भाइयों में से। और यही वजह है कि सिकंदर लोदी को शासन मिलता है। यदि वह सबसे योग्य नहीं रहता 9 भाइयों में, शायद उन्हें शासन नहीं मिलता। तो ये 9 भाइयों में योग्य थे, इस कारण से सिकंदर लोदी को जो है शासन करने को मिलता है। और जब वो गद्दी पे बैठते हैं तो वो सिकंदर शाह लोदी के नाम से शासन पे बैठते हैं। और पुनः हम देखें तो लोदी वंश का सिकंदर शाह लोदी जो है सर्वाधिक योग्य शासक था। और यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक था, यानी खुद डिसीजन लेता था। और हर तरह से हम देखेंगे कि यह जो सिकंदर लोदी है वह शक्तिशाली शासक के रूप में था। और पुनः जो है सिकंदर लोदी बिहार को भी जीत कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। और उनका साम्राज्य जो है ये सिकंदर लोदी का वह बिहार और से लेके जौनपुर तक हो जाता है। यानी इतना बड़ा साम्राज्य सिकंदर लोदी का हो जाता है। पुनः हम देखें तो इन्होंने राजस्थान के शासकों को अपने अधिकार में करने के लिए
राजस्थान, जो दिल्ली के करीब में था राजस्थान, तो राजस्थान के क्षेत्र को वो जो वहाँ के सुल्तान थे उनको अपने अधिकार में करने के लिए, और इसके अलावा जो व्यापारिक मार्ग थे वहाँ पर उसको नियंत्रण करने के लिए राजस्थान के शासकों पर अधिकार और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने 1540 ईस्वी में आगरा शहर का निर्माण किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि आगरा शहर का निर्माण किसने किया। तो आप ध्यान रखेंगे, ये आगरा शहर का निर्माण 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने किया था। और पुनः हम देखें तो आगरा के पास ही बादलगढ़ का किला भी सिकंदर के द्वारा बनाया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा वहां पर बादलगढ़ का किला भी बनाया गया था। और इसके अलावा हम देखें तो इन्होंने दिल्ली के स्थान पर 1506 ईस्वी में 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। सिकंदर लोदी आगरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। पुनः हम देखें तो उन्होंने अपने राज्य के जो हिसाब किताब थे उनको सही ढंग से रखने के लिए इन्होंने लेखा परीक्षण प्रणाली का भी इजाद किया था। और इसके अलावा जो है खाद्यान्न, अनाज, कर को भी इन्होंने समाप्त कर दिया था ताकि सभी को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध हो। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी करते हैं। और तत्पश्चात जो है सिकंदर लोदी का शासन होता है, जो लोदी के वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। अब पुनः इसके आगे जो है लोदी वंश का जो है अगली जो और भी बची हुई बातें हैं सिकंदर लोदी के बारे में अगली कक्षा में जानेंगे। और उसके बाद फिर पुनः हम इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे मुगल शासन की स्थापना होती है।